आज की कहानी का नाम है उम्र के मोड़ पर एक नया रिश्ता। भाभी, जल्दी आओ प्लीज। मेघा की आवाज सुनकर मैं दौड़ी चली आई। क्या बात है मेघा? मैंने उसकी तरफ देखा तो मेघा ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच मेरा सिर पकड़कर सड़क की ओर घुमा दिया। मेरी तरफ नहीं भाभी, पार्क की तरफ देखो। वहां सामने बेंच पर लैला बैठी है। अच्छा, तो उन आंटी का नाम लैला है? तुम जानती हो उन्हें? क्या भाभी आप? मेघा चिढ़ते हुए पैर पटकने लगी। मैं नहीं जानती उन्हें, पर वह रोज यहाँ इसी समय इसी बेंच पर आकर बैठती है और अपने मजनू का इंतजार करती है भाभी। मजनू बस आता ही होगा। वह देखो, वह आ गया। अब देखो ना, इन दोनों के चेहरों की रंगत। पैर कब्र में लटके हैं और आशिकी परवान चढ़ रही है। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इस उम्र के लोगों का ऐसा मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है मेघा। भाभी, इस उम्र के लोगों को भी तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आते हैं और यहाँ छिप छिप कर मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्यों मेघा, शर्म क्यों आनी चाहिए? क्या हम तुम दूसरों से बातें नहीं करते हैं? हमारे बीच वह चक्कर थोड़े ही होता है। तुम्हें क्या पता कि इनके बीच क्या चक्कर है? क्या ये पार्क में बैठकर अश्लील हरकतें करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं? मेरे हिसाब से तो यही दो बातें हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति उनका मजाक बनाए। फिर जब तुम उन्हें जानते ही नहीं हो तो उनके रिश्ते को कोई नाम क्यों देती हो? रिश्ते को नाम कहाँ दिया है भाभी? मैंने तो उनको नाम दिया है। मेघा तुरंत कर बोली। मैंने तो आपको यहाँ बुलाकर ही गलती कर दी। यह कहते हुए मेघा वहां से चल दी। उसके जाने के बाद भी मैं कितनी देर यूं ही बालकनी में बैठी उन दोनों बुजुर्गों को देखती रही और सोचती रही कि माँ बाप अब समझदार हो गए हैं। लड़के लड़की की दोस्ती पर ऐतराज नहीं करते। समाज भी उनकी दोस्ती को खुले दिल से स्वीकार रहा है। लेकिन दो बुजुर्ग की दोस्ती के लिए समाज आज भी वही है। उनकी सोच आज भी वही है। पार्क में बैठे अंकल आंटी को देखकर वर्षों पुरानी एक घटना मेरे मन में फिर से ताजा हो गई। पुरानी दिल्ली की गलियों में मेरा बचपन बीता है। उस समय लड़के शाम को आमतौर पर गुल्ली डंडा या कबड्डी खेल लिया करते थे और लड़कियां छत पर स्टापू, रस्सी कूदना या कुछ बड़ी होने पर यूं ही गप्पे मार लिया करती थी। इसके साथ साथ गली में कौन आ जा रहा है, किसका किसके साथ चक्कर है, किसने किसको कब इशारा किया, आदि की भी चर्चा होती रहती थी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ शाम के वक्त छत पर खड़ी होकर यह सब किया करती थी। एक दिन बात करते करते अचानक मेरी सहेली रेनू ने कहा, देख देख, वह चल दिए आरती के दादाजी। देख कैसे चबूतरे को पकड़ पकड़ कर जा रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अरे वहीं देख, सामने गुड्डन की दादी निकल आई है ना अपने चबूतरे पर। और मैंने देखा दोनों बैठे मजे से बातें करने लगे। रेनू ने फिर कहा, शर्म नहीं आती इन बुढ़े बुढ़िया को? पता है तुझे, सुबह और शाम ये दोनों एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं। तुझे कैसे पता? सुबह तू स्कूल नहीं जाती क्या? यही देखती रहती है? अरे नहीं, मम्मी बता रही थी। और मम्मी ही क्या, सारी गली के लोगों को पता है। बस नहीं पता है तो इनके घर वालों को। उसके बाद मैंने भी यह बात नोट करनी शुरू कर दी थी। कनकनी ठंड आ चुकी थी। रविवार का दिन था। मैं सिर धोकर छत पर धूप में बैठी थी। आदतन मेरी नजर उसी जगह पर पड़ गई। आरती की दादाजी अखबार पढ़कर शायद गुड्डन की दादी को सुना रहे थे और दादी मूंगफली छील छील कर उन्हें पकड़ा रही थी। यह दृश्य मुझे इतना भाया कि मैं उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मुंडेर पर झुककर अपनी ठड्डी को हथेली का सहारा दिए मैं कितनी देर उन्हें देखती रही कि अचानक आरती दौड़ती हुई आई और अपने दादाजी से जाने क्या कहा और वह एकदम वहां से उठकर चले गए। गुड्डन की दादी की निरीह आंखें और मौन जबान से निकले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ होगा। सोचते सोचते मैं भी छत पर बिछी दरी पर आकर बैठ गई। अभी पढ़ने के लिए अपनी किताब उठाई ही होगी कि गली में से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ देर अनसुना करने के बाद भी जब आवाजें आनी बंद नहीं हुई तो मैं खड़ी होकर गली में देखने लगी। देखा, गली में बहुत भीड़ खड़ी है। बहुत लोग हैं। औरतें और लड़कियां अपने अपने छज्जों पर खड़ी हैं। शोर आरती के घर से आ रहा था। उसके पिताजी अपने पिताजी को बहुत जोर जोर से डांट रहे थे। शर्म नहीं आती इस उम्र में औरतबाजी करते हुए?
तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम मेरा तो सोचा होता। इससे तो अच्छा था कि जब माँ मर गई थी तभी दूसरी बिठा लेते। सारी गली हम पर थू थू कर रही है। अरे रामचंद्र ने तो अपनी माँ को खुला छोड़ रखा है, पर तुम में अपनी अक्ल नहीं है क्या? खबरदार जो आज के बाद गली में पैर रखा तो। जितनी चीख चीख कर ये बातें कही गई थी, उनसे क्या उनके घर की बेइज्जती नहीं हुई? पर यह कहने वाला और समझाने वाला आरती के पिताजी को कोई नहीं था। हाँ, ये आवाजें जैसे सबने सुनी, वैसे ही सामने गुड्डन की दादी और उनके बाकी घर वालों ने भी सुनी होगी। कुछ देर बाद भीड़ छट चुकी थी। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने दादी को चबूतरे पर बैठे नहीं देखा। बात सबके लिए आई गई हो चुकी थी। अचानक एक रात को बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। मेरी परीक्षा नजदीक थी, इस कारण मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई कर रही थी। चीख सुनकर मैं डर गई। समय देखा, रात के 1:30 बजे थे। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज आई। खिड़की खोलकर बाहर झांका कि यह आवाज किस तरफ से आई है, तो देखा आरती के घर के बाहर आज फिर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मेरे पिताजी भी घर से बाहर निकल चुके थे। कुछ लोग हमारे घर के बाहर चबूतरे पर बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे। बहुत बुरा हुआ यार, महेश को समझाना पड़ेगा। मुंह अंधेरे ही अपने पिताजी की अर्थी ले चले, नहीं तो उसके पिताजी ने जो पंखे से लटक कर आत्महत्या की है, यह बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी और पुलिस केस बन जाएगा। महेश बेचारा बिन मौत मारा जाएगा। मैं सुनकर सन्न रह गई। दादाजी ने आत्महत्या कर ली? सब लोग उस दिन की बात भूल गए, पर दादाजी नहीं भूल पाए। कैसे भूल पाते? उस दिन उनका आत्मसम्मान उनके बेटे ने मार दिया था। आज उनकी उनकी आत्महत्या पर कैसे फूट फूट कर रो रहा है। एक कर्कश सी आवाज तभी मेरे कानों में पड़ी और मेरी तंद्रा भंग हुई, मानो मैं नींद से जागी थी। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई थी। मैंने कितनी बार अपने पति को कहा है कि इस बेल की आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब कोई इसे देर तक बजाता है तो मन करता है बेल उखाड़ कर फेंक दूं। गुस्से से दरवाजा खोलने गई। बेटी कोचिंग करके वापस आई थी। मिठी, कितनी बार कहा है ना कि एक बार बेल बजाकर छोड़ दिया करो। मैं बहरी नहीं हूँ, एक बार में ही सुन लेती हूँ। मम्मा, मैं 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ी हूँ, पर आपने घंटी नहीं सुनी। और आप जरा अपना फोन देखिए, कितनी मिस कॉल मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े दी है। आपने फोन नहीं उठाया, और अपने ही किए फोन की घंटी मैं दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी सुनती रही। क्या सो गई थी आप? अगले दिन बेटी के कोचिंग जाने के बाद मैं ताला लगाकर पार्क की ओर चल दी, और अपने बैठने के लिए मैंने वही बेंच चुनी जिस पर आंटी अकेली बैठी थी। पसीना पोंछकर मैंने उनकी ओर देखा तो वह पूछ बैठी, पहली बार सैर करने आई हो शायद? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। 2-4 दिन ऐसे ही थकान लगेगी, पसीना आएगा, फिर आदत पड़ जाएगी। आंटी मानो मेरी थकान भरी सांसों को थामने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूछा, आप रोज आती हैं? हाँ बेटी। उनका छोटा सा उत्तर सुनकर मैंने कहा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर आंटी समय नहीं मिलता। आप कैसे नियमित रूप से आ जाती हैं? तुम्हें समय नहीं मिलता और मेरे पास समय की कमी नहीं। कहते हुए आंटी खिलखिला पड़ी। तब तक मैं दोबारा सैर करने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं जैसे ही उठी, देखा सामने से अंकल आ रहे थे। यह सोचकर मैं वहां से चल दी कि आज के लिए इतना ही काफी है। अब मेरा यह नियम ही हो गया था। रोज की मुलाकात व बातचीत में यह पता चला कि आंटी यानी मिसेस सुमेधा कंसल सरकारी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल है। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में मगन है। एक दिन मैंने पूछा भी था, आंटी जब आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं तो आप अपने नाती पोतों को पढ़ा सकती हैं, आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। एक फीकी सी हंसी के साथ आंटी बोली, बेटी दूसरे शहर में रहती है, बेटे के भी एक ही बेटा है और वह देहरादून में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है। बेटा और बहू दोनों ही मुझे हर सुख सुविधा देते हैं, मान सम्मान भी रखते हैं, लेकिन अपने अपने करियर की ऊंचाइयां पाने में व्यस्त है। घर पर बस अकेली मैं। तो आंटी, कोई सोशल सर्विस या अन्य कोई ऐसा काम जो आपको रुचिकर लगे, क्यों नहीं करती? मैं जैसी सोशल सर्विस करना चाहती हूँ वह बच्चों को पसंद नहीं है, और ऊंची शान शौकत वाली सोशल सर्विस मैं कर नहीं सकती। हाँ, मुझे कविता और कहानियां लिखना रुचिकर लगता है और वह मैं लिखती हूँ, लेकिन यह शाम का समय घर में अकेले नहीं बीतता। कोई तो बात करने के लिए चाहिए, नहीं तो हम बोलना ही भूल जाएंगे और हमारी भाषा समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हारे अंकल जी होते तो।
अभी अंकल जी आपको लेने नहीं आएंगे क्या? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। नहीं बेटा, जिन्हें तुम रोज मेरे साथ बात करते हुए देखती हो, वह भी मेरी तरह ही अकेले हैं। मेरे पति तो 20 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं। उनके जाने के बाद भी अकेलापन था, लेकिन वह वक्त तो बच्चों को पालने और नौकरी करने में जैसे तैसे बीत गया। और शर्मा जी, जो अभी आने ही वाले होंगे, वह भी अपनी जीवन संगिनी को 7-8 वर्ष पहले खो चुके हैं। शर्मा जी तो मुझसे ज्यादा अकेले हैं। मेरी बहू जूही मेरे बहुत करीब है। फिर फोन पर हर तीसरे दिन बेटी से भी बात हो जाती है। लेकिन वह तो मर्द है ना, बहुओं से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते। बेटों के पास फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं कि बेटे बहू उनका ख्याल नहीं रखते, लेकिन आज सब अपने में व्यस्त है। नौकरी पेशा, बहुएं 24 घंटे तो हाथ बांधे नहीं खड़ी रह सकती ना। और नौकरी पेशा ही क्यों, घर में रहने वाली बहुएं भी ऐसा कहाँ कर सकती है। यद्यपि इंसान ऐसा करना चाहता है, लेकिन वक्त है कि वह हम सबको अपनी उंगली पर नचाता रहता है। जैसे बच्चे बच्चों की संगत में, जवान जवानों के साथ, ऐसे ही हम बूढ़े बूढ़ों की संगत में खुश रहते हैं। बच्चों के साथ कभी हमें बच्चा बनना पड़ता है, अच्छा लगता है, लेकिन मन की बात तो किसी हम उम्र से ही शेयर की जा सकती है। बस शर्मा जी हैं, आते हैं, साझा दुख साझा सुख, कुछ इधर की कुछ उधर की, और फिर अगले दिन मिलने की उम्मीद में पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं। तभी सामने से शर्मा जी आते दिखाई दिए। मैं उठकर चलने लगी। आज सुमेधा जी ने मुझे रोक लिया। इनसे मिलिए, ये है मिसेस मालिनी अग्रवाल, यही सामने के फ्लैट में रहती है। और बेटा, ये है मिस्टर शर्मा, रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी। हम दोनों में नमस्ते का आदान प्रदान हुआ और मैं वहां से चल दी। उसी शाम मुझे अपने ससुर की बीमारी का पता चला और मैं लखनऊ चली गई। पूरे 7 दिन वहां लग गए। वापस आई तो थकान के कारण मेरा पार्क में जाने का मन नहीं हुआ, सो मैं बालकनी में ही खड़ी हो गई। देखा, आज बेंच पर सुमेधा आंटी नहीं है और शर्मा जी को पार्क के गेट के बाहर जाते देखा। इसका मतलब आज आंटी आई ही नहीं। एक अनजाना सा भय मन में आया और मैं भागकर नीचे उतर आई और सड़क तक पहुंच चुके शर्मा जी को आवाज दे दी। शर्मा जी से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल, उनके घर का पता, फोन नंबर कुछ है आपके पास? हाँ बेटा है, लेकिन चलो, तुम तो फोन पर बात कर ही सकती हो, बात करके मुझे भी बताना। मैंने फोन करके सुमेधा आंटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। अगली सुबह घर के कामों से फ्री होकर मैं उनका पता ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गई। आंटी का घर बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। अभी मैं उनका हालचाल पूछ ही रही थी कि अंदर से एक महिला निकली। जूही, इनसे मिलो, यह मालिनी अग्रवाल है और बेटा, ये मेरी बहू जूही है। जूही ने मुस्कुराकर हेलो कहा और मेरे लिए चाय नाश्ता रखकर चलने लगी तो बोली, अच्छा मामा, चलती हूँ। 3 बजे मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। रात के लिए मैंने मीना को बोल दिया है, आपको जो खाना हो बनवा लीजिएगा। प्लीज मामा, रेस्ट ही कीजिएगा। और मुझे अभिवादन करके वह चल दी। जितनी देर मैं वहां बैठी, आंटी उतनी देर शर्मा अंकल के बारे में ही पूछती रही कि वे कैसे हैं। उन्हें कह देना मेरी चिंता ना करे, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर अंत में हिचकते हुए बोली, बेटा, मेरी ओर से तुम शर्मा जी से सॉरी बोल देना। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से आंटी की ओर देखा तो बोली, 3-4 रोज से रोज शर्मा जी का फोन मेरा हालचाल जानने के लिए आ रहा था, लेकिन कल जूही ने कुछ तीखा तीखा सुना दिया। असल में जूही नहीं चाहती कि मैं पार्क में जाऊं। उसे डर है कि थकान से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। और उधर शर्मा जी इतने दिनों से अकेले। उनसे कहना कि अब बुखार नहीं है, कमजोरी दूर होते ही मैं पार्क आऊंगी। आंटी, शर्मा अंकल को यहीं ले आऊं क्या? क्या तुम ला सकोगी? अच्छा है, मैं बिस्तर में पड़े पड़े ऊब गई हूँ। आंटी की आंखों में आई चमक मुझसे छिपी न रह सकी। यही चमक मैंने शाम को शर्मा जी की आंखों में महसूस की, जब मैंने उन्हें अगले दिन आंटी के घर चलने के लिए कहा। अब सुमेधा आंटी ने दोबारा पार्क में आना शुरू कर दिया था। एक शाम जब आंटी पार्क में बैठी थी, मैंने उनके घर फोन किया। इरादा था कि नौकरानी से जूही के ऑफिस का नंबर या उसका मोबाइल नंबर ले लूंगी। कुछ खास बात करनी थी। जूही देखने में जितनी आकर्षक थी, फोन पर उसकी आवाज भी उतनी ही लुभाने वाली लगी। जब मैंने उसे अपनी उस दिन वाली मुलाकात याद दिलाई तो उससे मिलने के लिए वक्त मांगा,
तो वह हैरान अवश्य हुई, लेकिन फौरन ही मुझे अगले दिन लंच टाइम में अपने ऑफिस आने को कह दिया। जूही जी, आप मुझे सिर्फ एक मुलाकात भर जानती हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में आपकी सास से काफी तारीफ सुनी है। सच कहूँ, जितना मैंने सोचा था, आपको उससे बढ़कर पाया है। नहीं नहीं, यह मैं आपके सामने होने के कारण नहीं कह रही हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है, इसलिए मैं आज आपसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। जूही की हल्की सी मुस्कान ने मेरे हौसले को हवा दे दी और मैंने धीरे धीरे सुमेधा आंटी और शर्मा जी की दोस्ती के बारे में उसे विस्तार से बता दिया। साथ ही मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज तक सुमेधा आंटी और शर्मा जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। यह सब कुछ मैंने स्वयं महसूस किया है। मैंने नोट किया कि जूही बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुन रही है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, देखिए जूही जी, आप भी औरत है और मैं भी। सोच कर देखिए, सुमेधा जी के मन का खालीपन, आप उन्हें सब कुछ दे रही हैं जो एक बहू होने के नाते दे सकती हैं, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन आज उनके मन में एक बार फिर वसंत पाने की कामना की है। क्या आप दे सकती हैं? कुछ पल हम दोनों के बीच ऐसे ही मौन में बीत गए। फिर जूही ने ही बात शुरू की। मम्मा जानती है कि आप यहाँ। जी नहीं, मैंने बीच में बात काट कर कहा। इस बारे में कभी भी आंटी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मालिनी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ। जूही ने मेरी ओर देखकर कहा, आपने यह बात मुझसे क्यों की? अजय से, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं की? आफ्टर ऑल वह बेटे हैं उनके। जूही जी, आप तो जानती हैं, बच्चों के लिए माँ क्या होती है, वह भी बेटे के लिए। वह उसे देवी का दर्जा देते हैं। अपनी माँ के बारे में इस विषय पर बात करना कोई भी बेटा कभी भी गवारा नहीं करता। माँ की पर पुरुष से दोस्ती बेटे के लिए डंक होती है। बहुत ही कठिन होता है उन्हें यह समझाना। आप चूंकि उनकी पत्नी हैं, आप समझ जाएंगी। तो केवल आप ही हैं जो अपने पति को अपने तरीके से समझा पाएंगी। मैं ठहरी बाहर की, मेरा इतना हक नहीं है। आप मेरी हम उम्र है और जैसा मैंने आंटी से जाना कि खुली विचारधारा की है, और फिर इस सब के ऊपर आप उनकी बहू हैं। लेकिन शर्मा जी अपनी पहली पत्नी को भूल तो नहीं पाए होंगे। ऐसी हालत में मम्मी जी को वह सब कुछ मिल पाएगा? जूही जी, आप इस बात की मुझे आंतरिक खुशी हो रही है कि आप अपनी सास के लिए कितनी चिंतित हैं, लेकिन आप भूल रही हैं कि आंटी भी तो अभी तक अपने पति को नहीं भूली है। ये भूलने वाली बातें होती भी नहीं है। जब तक सास है, यही यादें तो अपनी होती हैं। ये यादें दो युवाओं के बीच तो दरार पैदा कर सकती है, परंतु बुजुर्ग लोग तो अपनी अपनी यादों को भी एक दूसरे से बांट कर ही सुख का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन शर्मा जी के घर वाले, जूही अपने सारे संशय मुझसे बांट रही थी, जो सुमेधा जी से उसकी आत्मीयता को उजागर कर रहे थे। अब तक मैं जूही के साथ एक दोस्त की तरह काफी खुल चुकी थी। जो काम बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, वही काम बच्चों को आज उनके लिए करना होगा। यानी आप पहले अपने पति को मनाएं, फिर रिश्ता लेकर शर्मा जी के बेटे बहुओं से मिले। हो सकता है पहली बार में वे लोग मान जाए, हो सकता है ना भी माने। स्वाभाविक है, उन्हें शौक तो लगेगा ही। आपको कोशिश करनी होगी, आखिर आप भी मम्मा की खुशियों का सवाल है। एक सप्ताह तक मैं जूही के फोन का इंतजार करती रही। धीरे धीरे इंतजार करना छोड़ दिया। मैंने पार्क जाना भी छोड़ दिया। पता नहीं सुमेधा आंटी या अंकल का क्या रिएक्शन हो, शायद बात नहीं बनी होगी। पार्क में सैर करने जाने का उद्देश्य ही दम छोड़ चुका था। मन में एक टीस सी थी जिसका इलाज मेरे पास नहीं था। अपनी तरफ से मैं जो कर सकती थी किया, अब इससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं था। एक दोपहर बेटी के स्कूल से आने का समय हो रहा था। टेलीविजन देखकर समय पास कर रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। क्या मालिनी जी से बात हो सकती है? उधर से आवाज आई। जी बोल रही हूँ। मैंने दिमाग पर जोर डाला और तब आवाज पहचानने की कोशिश की, पर नाकामयाब रही। आप कौन है? आखिर मुझे पूछना ही पड़ा। देखिए, मैं सुमेधा जी का बेटा अजय बोल रहा हूँ। आप मेरी पत्नी से क्या क्या कहकर आई थी? मैं और मेरी मम्मा आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या आप शाम को हमारे घर आ सकेंगी? इसके ऊपर अजय की तल्खी भरी आवाज सुनकर एक बार तो मैं सकपका गई। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, देखिए,
यह आपके घर का मसला है। बीच में ही इस बात को काट कर वह बोला, जब जूही से आप बात करने आई थी तब आपको नहीं पता था कि यह हमारे घर का मसला है। खैर, आप यह बताइए कि आप आएंगी या मैं जूही और ममा के साथ आपके घर आ जाऊं। पार्क के सामने वाले फ्लैट में आपका नाम लेकर पूछ लेंगे तो घर का पता चल जाएगा। मैंने सोचा अगर कहीं ये लोग सचमुच घर आ गए तो बेवजह यहाँ तमाशा बन जाएगा। मेरे पति मुझसे 10 बातें और सुनाएंगे। उनसे तो मुझे इस मामले में किसी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कितने बजे आना है? हार कर मैंने पूछ ही लिया। 7 बजे तक आप आ जाइए। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो था, लेकिन विस्तार से नहीं। शाम 5 बजे मैंने पति को फोन किया। मुझे सुमेधा आंटी के घर जाना है। इसके ऊपर पति ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई तुम्हारी सुमेधा आंटी की कहानी। पति बोले, खैर कितने बजे जाना है? 7 बजे। आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। रास्ते भर मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अगर उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं यह कहूंगी, वह कहूंगी, पर क्या मैंने उन लोगों को गलत समझा? क्या वे ऐसा नहीं चाहते थे? नहीं चाहते होंगे तभी आंटी भी मुझसे बात करना चाहती है। दरवाजा जूही ने खोला था। हेलो करके मुझे सोफे पर बिठाकर वह अंदर चली गई। उसके पति ने बाहर आते ही नमस्ते का जवाब देकर बैठते ही बिना किसी भूमिका के बात शुरू कर दी। दिखने में तो आप ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन लगता है समाज सेविका बनने का शौक रखती हैं। समाज सेविका के लिए आपको सबसे पहले हमारा ही घर मिला था क्या? मैं डर गई, मौन रही, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से मुझ में बोलने की हिम्मत आ गई। मिस्टर अजय, इसमें समाज सेवा की बात नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ मैंने वह कहा, और मेरे दिल ने जो कहा मैंने वही किया। जब दो प्यार करने वाले लड़का लड़की को उनके माँ बाप एक बंधन में खुशी खुशी बांध देते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार को एक होते क्यों नहीं देख पाते? समाज क्यों इसे असामाजिक मानता है? क्या बड़ी उम्र में प्यार नहीं हो सकता? और हो जाए तो कोई क्या करे? प्यार करना क्या पाप है? नहीं, प्यार किसी भी उम्र में पाप नहीं है। वैसे भी इस उम्र का प्यार तो बिल्कुल निश्चल और सात्विक होता है। इसमें वासना नहीं, स्नेह होता है, शुद्ध स्नेह। इतने अनुभवी दो लोग दूसरे की भावनाओं को समझते हुए संभोग के लिए नहीं, सहयोग के लिए मिलन की इच्छा रखते हैं। इसमें क्या गलत है अगर हम उनकी इच्छाओं को समझते हुए उनके मिलन के साक्षी बने? बच्चों की हर इच्छा पूरा करना यदि माँ बाप का फर्ज है, तो क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं है? क्या बच्चे हमेशा स्वार्थी ही रहेंगे? बाकी आपकी माँ है, आप जाने। और वह, मुझे तो उनसे एक अनजाना सा स्नेह हो गया है, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। उसी के नाते मैंने उनसे उनके दिल की बात समझ ली थी। शायद मैं अपनी हद से आगे बढ़ गई थी। इतना कहकर मैं वहां से चलने को तत्पर हुई। तभी अंदर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सामने कमरे के दरवाजे से 3 दंपत्ति तालियां बजाते हुए ड्राइंग रूम में प्रवेश कर रहे थे। सभी के चेहरे पर हंसी थी। अब तक जूही और अजय भी उसमें शामिल हो गए थे। मैं समझ नहीं पाई कि माजरा क्या है। तभी उनके पीछे 3-4 छोटे छोटे हाथों का सहारा लेकर सुमेधा आंटी और शर्मा अंकल चले आ रहे थे। जूही ने मेरे पास आकर मेरा सबसे परिचय करवाया। ये शर्मा अंकल के दोनों बेटे बहुए, और ये मेरी प्यारी सी ननद और उनके पति हैं। और वह जो तुम देख रही हो ना नन्हे शैतान, जो ममा के साथ खड़े हैं, वे शर्मा अंकल के दोनों पोता और पोती हैं। और अंकल के साथ मेरी ननद का बेटा और मेरा बेटा है। बच्चों ने कितनी जल्दी अपने नए दादाजी और नाना जी को स्वीकार कर लिया। ये तो हम बड़े ही हैं जो हर काम में देर करते हैं। मालिनी, आज से मेरी एक नहीं 2 नंदे हैं। जूही भावुक होकर बोली। उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला, लेकिन सबको तैयार करने में मुझे इतने दिन लग गए। शायद तुम्हारी तरह सच्ची भावना की कमी थी, या फिर एक ही मुलाकात में अपनी बात समझा पाने की कला का अभाव। खैर, अंत भला तो सब भला। मैं बहुत खुश थी। तभी जूही मेरे हाथ में 2 अंगूठियां देकर बोली, मालिनी दी, यह शुभ काम आपके हाथों से अच्छा लगेगा। मैं हतप्रत सी अंगूठियां हाथ में लेकर अंकल आंटी की ओर बढ़ी। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मैं दोनों के गले लग गई। उन दोनों के स्नेहिल हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद दे रहे थे। दोस्तों,
आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।